हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते, दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया। अजीत डोभाल की इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। भारत को इतिहास में जब भी चोट पहुंची, उसके पीछे केवल बाहर से आया हुआ दुश्मन नहीं था। सबसे बड़ा दर्द तब हुआ जब देश के भीतर बैठे लोगों ने देश का साथ नहीं दिया। विदेशी आक्रांताओं से मुकाबला किया जा सकता था, लेकिन अपनों की गद्दारी, चुप्पी और स्वार्थ ने भारत को बार बार कमजोर किया। बाहरी हमला कम खतरनाक, अंदर का विश्वासघात सबसे घातक। दिल्ली में जो कुछ हुआ, इसे देखते हुए डोभाल के इस बयान की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। लेकिन शुरुआत में एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना अपराध नहीं है, सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, नीट पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाना छात्रों का संवैधानिक अधिकार है। मगर सवाल तब खड़ा होता है जब हाथ में एडमिट कार्ड लेकर निकला आंदोलन कुछ ही घंटों में पत्थर, बैरिकेड, आग और राजनीतिक झंडों के बीच गायब होने लगता है। 20 जुलाई को सीजेपी के चलो संसद मार्च को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी। संसद के आसपास निषेधाज्ञा लागू थी। इसके बावजूद हजारों प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ, लाठीचार्ज तथा आंसू के गैस का इस्तेमाल किया गया और पत्थर चलने के दृश्य भी सामने आए। दिल्ली पुलिस के अनुसार इस टकराव में 118 पुलिस और सुरक्षाकर्मी तथा लगभग 60 प्रदर्शनकारी घायल हुए। हालांकि रॉयटर्स के स्पष्ट किया कि यह दोनों पक्षों की घायल संख्या की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर पाया, इसलिए किसी भी संख्या को अंतिम न्यायिक सत्य मानने की बजाय पुलिस का आधिकारिक दावा समझा जाना चाहिए। अब सीधा सवाल, क्या नीट के असली छात्र पुलिसकर्मियों को घेर कर मारने आए थे? क्या परीक्षा में पारदर्शिता मांगने वाला छात्र सरकारी संपत्ति तोड़ेगा? या फिर छात्रों के वास्तविक गुस्से के बीच कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए जिनका लक्ष्य शिक्षा सुधार नहीं बल्कि दिल्ली में अराजकता की तस्वीरें बनाना था? हर प्रदर्शनकारी को पत्थरबाज कहना गलत होगा, लेकिन पत्थर चलाने वाले को केवल मासूम छात्र बताना भी उतना ही खतरनाक है। इसी भीड़ के बीच दिखाई देने वाली एक विदेशी महिला को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से सवाल उठ रहे हैं। ये विदेशी महिला कौन है? नाम एली ग्राउंड्स, एबीसी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। एबीसी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार एली ग्राउंड्स उनकी साउथ एशियन कॉरेस्पोंडेंट रही हैं और उन्होंने भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा श्रीलंका सहित कई देशों में रिपोर्टिंग की है। उन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के बाद बदले राजनीतिक और सामाजिक हालात पर भी रिपोर्ट तैयार की थी। लेकिन यहां बेहद जरूरी अंतर समझिए, किसी विदेशी पत्रकार का किसी प्रदर्शन को कवर करना अपने आप में कोई अपराध या साजिश का प्रमाण नहीं है। पत्रकार का काम घटना स्थल पर मौजूद रहना है, केवल बांग्लादेश की रिपोर्टिंग करने और फिर दिल्ली के आंदोलन में दिखाई देने से यह साबित नहीं होता कि वह भारत में भी सरकार गिराने का कोई अभियान चला रही हैं। एबीसी से जुड़ी पत्रकार, साउथ एशिया की रिपोर्टिंग, बांग्लादेश पर रिपोर्टिंग, भारत विरोधी साजिश, प्रदर्शन को भड़काना, सरकार गिराने की योजना। लेकिन सवाल पत्रकार की मौजूदगी से ज्यादा उसकी रिपोर्टिंग की फ्रेम का है। क्या विदेशी मीडिया ने घायल पुलिस वालों को भी दिखाया? क्या पत्थर चलाते चेहरों की तस्वीरें दुनिया को दिखाई गई? क्या बताया गया कि संसद मार्च को पुलिस की अनुमति नहीं थी? या फिर पूरी कहानी केवल यह बनाकर पेश की गई कि भारत में शांतिपूर्ण छात्रों पर अचानक पुलिस टूट पड़ी? यही वह स्थान है जहां रिपोर्टिंग और नैरेटिव के बीच की लाइन दिखाई देती है। अल जजीरा ने इस आंदोलन पर नाउ और नेवर शब्दों वाला शीर्षक प्रकाशित किया और दूसरी रिपोर्टिंग में पुलिस कार्रवाई को प्रमुखता देते हुए प्रदर्शनकारियों पर हमले की भाषा इस्तेमाल की। नाउ और नेवर प्रदर्शनकारी भावना या पत्रकारिता का शीर्षक हो सकता है, इसे सीधे हिंसा भड़काने का प्रमाण नहीं कहा जा सकता।
लेकिन इतने संवेदनशील आंदोलन में ऐसी आक्रामक हेडलाइन की संपादकीय मंशा पर सवाल जरूर पूछा जा सकता है। भारत में विरोध प्रदर्शन की तस्वीर जब किसी विदेशी चैनल पर जाती है तो यह केवल एक समाचार नहीं रहती, यह दुनिया के सामने भारत के लोकतंत्र, पुलिस, सरकार और समाज की छवि तैयार करती है। इसलिए विदेशी मीडिया से सवाल पूछना जायज है, लेकिन बिना सबूत किसी पत्रकार को एजेंट, आतंकी या षड्यंत्रकारी घोषित करना भी पत्रकारिता नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी नेताओं की एंट्री ने नीट आंदोलन को पूरी तरह राजनीतिक मोड़ दे दिया है। राहुल गांधी के धरने और हिरासत के बाद कैमरों का फोकस छात्रों की मांगों से हटकर नेताओं पर चला गया। रॉयटर्स के अनुसार विपक्ष को इस आंदोलन में सरकार को घेरने का बड़ा राजनीतिक अवसर दिखाई दे रहा है। नीट का सवाल पीछे, राजनीतिक चेहरे आगे, स्टूडेंट मूवमेंट हाईजैक, यही सबसे बड़ा खतरा है। नीट छात्रों का मुद्दा असली है, पेपर लीक के आरोप गंभीर हैं, परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करना सरकार की जिम्मेदारी है, मगर आंदोलन में हिंसा घुस गई, राजनीति हावी हो गई और विदेशी मीडिया ने अपनी अपनी हेडलाइंस चुन ली, तो नुकसान केवल सरकार का नहीं होगा, सबसे बड़ा नुकसान उसी छात्र का होगा जिसकी मेहनत और भविष्य के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। इसलिए सवाल पूछिए, प्रदर्शन कीजिए, सरकार से जवाब मांगिए, लेकिन पत्थरबाजी को क्रांति, हिंसा को छात्र आंदोलन और चुनिंदा तस्वीरों को पूरी सच्चाई मत बनने दीजिए, क्योंकि आंदोलन देश सुधारने के लिए होता है, देश जलाने के लिए नहीं। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।